ठंडी बर्फीली हवा के झोंके तन को भिगो रहे थे। मन की उड़ान सातवें आसमान को छू रही थी। पहाड़ों की शीतलता का एहसास, बादलों से आंख मिचौली करती गुनगुनाती धूप, सब कुछ बहुत दिलकश था। चीड़ और देवदार के वृक्षों के इर्द गिर्द चक्कर काटते धुंध भरे बादलों को देखकर हम दिल्ली की तपती गर्मी को भूल गए थे। होटल की लॉबी से जब मैं नैनी झील पर तैरती रंग बिरंगी कश्तियां देखती तो सोचती उन पर बैठे हर शख्स की जिंदगी कितनी हसीन है। क्यारियों में खिले रंग बिरंगे फूल और उन पर मंडराती तितलियां मन को कल्पना लोक की सैर करा रही थी। लॉबी से अंदर आकर मैं कमरे का जायजा लेने लगी। तभी वेटर चाय और गरम गरम पकोड़े ले आया। जब हम चाय पी रहे थे तभी मेरी नज़र मेराज पर पड़ी। उनकी आंखों में मुझे प्यार का सागर लहराता नजर आया। जिस चाहत भरी नज़र के लिए मैं सालों से तरसती रही थी, आज वही नज़र मुझ पर मेहरबान सी लगी। सचमुच हम दोनों जिंदगी की भीड़ में गुम हो गए थे। देवर और नंदों को संभालने और बड़ा करने की जिम्मेदारी में शायद हम यह भूल भी गए थे कि हम पति पत्नी भी हैं। अचानक मेराज उठे और शॉल लाकर मेरे कंधों पर डाल दी। मैं ताज्जुब से सिहर सी गई। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि जिसने सालों से मेरी परवाह नहीं की वह आज मुझे सपनों के शहर में ले आया था। अचानक मेराज मुझसे बोले, फ्रेश हो जाओ, नीचे लेक पर चलते हैं, फिर कहीं बाहर डिनर करेंगे। यह एक तरह से मेरे लिए सरप्राइज था। मैं जल्दी से तैयार हो गई। होटल से लेक तक काफ़ी लंबी ढलान थी। मेरे कदम उखड़ रहे थे। तभी मेराज ने मेरा बर्फ सा हाथ, ठंडा हाथ थाम लिया। उनकी गर्म गुदगुदी हथेली में अपना हाथ देकर मुझे ऐसा लगा जैसे भूल से किसी ने मुझे कतरा भर इज्जत बख्श दी हो। उस दिन जो हो रहा था वैसा कभी नहीं हुआ था। मैं और मेराज कश्ती में बैठकर देर शाम तक नैनी झील में हवा से उठती बैठती लहरों का आनंद लेते रहे। हाँ, हमारे बीच बातचीत कोई नहीं हुई। दोनों ही एक दूसरे की जगह दूसरे जोड़ों को देखते रहे। इस बीच मेराज ने 2-3 बार मुझे कनखियों से जरूर देखा था। हमारा यह नौका विहार रूमानी भले ही नहीं था, फिर भी बहुत अच्छा लगा। जब अंधेरा घिरने लगा तो हम डिनर के लिए एक अच्छे होटल में चले गए। होटल रंगीन रोशनियों से दमक रहा था। इत्र की खुशबू से सराबोर आसमानी लिबास और पुराने डिजाइन के गहनों में मैं बहुत दिलकश लग रही थी। डिनर के दौरान मेराज एकटक मुझे देखे जा रहे थे। उनकी आंखों की गहराइयों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं अंदर तक पिघलती जा रही थी। मेरे जीवन से जो खुशी विदा ले चुकी थी वह दोबारा दस्तक देती सी लग रही थी। तुम बहुत प्यारी हो सलमा। मेराज के थरथराते होठों से निकले शब्दों को सुनकर मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही लोक में हूँ। जिन अल्फाजों को सुनने के लिए मैं सालों से तरस रही थी वह मेरे कानों में शहद घोल रहे थे। जीने के लिए खुशी के 2 पल भी काफ़ी होते हैं। मुझे लग रहा था जैसे मेराज के शब्द पहाड़ियों से टकराकर बार बार मेरे कानों तक आ रहे हों। जिस तरह तितलियां मौन रहकर भी संगीत पैदा करती हैं, वैसे ही मेराज के हाव भाव मेरे इर्द गिर्द संगीत में माहौल पैदा कर रहे थे। जब से हमारा निकाह हुआ मैंने मेराज को गुस्से में ही पाया था। बात बात पर मुझे बेइज्जत करना, मेरे घर वालों को उल्टा सीधा कहना, मेरी तरफ घूर कर देखना, मुझ पर मालिक की तरह हुक्म चलाना उनकी आदत में शामिल था। मैंने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा था। उनके साथ मैंने कई साल बड़ी खामोशी के साथ गुजारे थे। मेराज सभी से ठीक से पेश आते थे, लेकिन जैसे ही मुझसे निगाह मिलती एक संजीदगी भरी उदासी उनके चेहरे पर उतर आती थी। फिर हमारे बीच एक सर्द धुआं सा फैल जाता था और यह आपस आपे से बाहर हो जाते थे। अपने लिए उनकी आंखों में छाई नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कई बार तो मैं रोने बैठ जाती थी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, वह आकर कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, वक्त अपने पीछे ढेरों कहानियां जरूर छोड़ जाता है। मेरे देवर मोहम्मद रजा सेफ ने शायद मेरे दर्द को समझ लिया था। जब वह किशोर थे तभी से मेरी उदासी और नम आंखों के दर्द को पड़ने लगे थे। जब वह जवान हो गए और बिजनेस संभालने लगे तो उन्होंने अपनी प्यारी भाभी यानी मुझे कुछ सुकून पहुंचाना चाहा, इसलिए उन्होंने जबरन टैक्सी करवाकर हमें यहाँ भेज दिया था। होटल की बुकिंग भी रजा ने कराई थी। डिनर के बाद मेराज के मन में न जाने क्या आया कि मेरा हाथ थामकर बोले, अभी और घूमने का मन है, चलो फिर से झील में चलते हैं। रोशनी और अंधेरे के समीकरण में कश्तियों में घूमने का अलग ही मजा है।
मैं भला क्यों मना करती? मेरा मन तो चाह रहा था कि वह रात भर मेरे साथ घूमते रहें। हम लेक किनारे खड़ी बोट पर बैठ गए। कुछ ही देर पहले बारिश हुई थी, हवा अभी भी चल रही थी, जिसके वेग से बोट हिल रही थी। लहरें इतनी ऊपर तक आ रही थी कि उनका आक्रामक रूप देखकर डर लग रहा था। एक जगह रोशनी देख मैंने झील में झांका तो अपना ही अक्स डरावना सा लगा। मेरी कहानी एक औरत के अपमान की कहानी थी। ऐसी औरत की कहानी जो सालों से अपने ही हमसफर के हाथों अपमान की शिकार होती रही थी। पुरुष कभी पिता बनकर, कभी पति बनकर, कभी भाई बनकर तो कभी बेटा बनकर औरत को अपमान की भट्टी में जलाता रहा है। मेराज ने मुझे मेरा ही हमनवा बनकर अपमान की आग में जलाया था। झील के हिलते हुए पानी में अपना बदसूरत सा अक्स देखकर मेरी आंखें भर आई। मेरी आंसुओं भरी आंखों से मेराज कभी नहीं पसीजे थे, लेकिन उस तन्हाई में अचानक बोले, सलमा, मैंने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया उसके लिए मैं ताउम्र शर्मिंदा रहूंगा। फिर अचानक उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने सीने में छिपा लिया। मेराज का गला भर आया था, आंखें नम थी। कुछ ठहर कर उन्होंने फिर कहा, सालों से मेरे दिल पर एक बोझ है जिसे मैं आज सुकून भरे इन लम्हों में मन से उतार देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बेहद खूबसूरत हो, जहीन हो, फिर भी शादी के बाद से आज तक मैं तुम्हें वैसा प्यार नहीं कर सका जैसा मुझे करना चाहिए था। तुम्हें देखते ही मेरे मन में नफरत की एक सर्द लहर लहर सी दौड़ जाती थी। इसी वजह से मैं तुम्हारे दामन में चाहत का कोई फूल नहीं डाल सका। आपको खुश रखूं, आपके लिए दुआएं मांगूं, मेरे जीने का तो बस यही एक मकसद है। फिर भी मैं उस वजह को जानने के लिए बेताब हूँ जिसकी मुझे इतनी लंबी सजा मिली। कहकर मैं हैरानी से मेराज को देखने लगी। मेरे सवाल के जवाब में मेराज ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। सर्दी के बावजूद मेरा बदन पसीने पसीने हो गया। मेरी और मेराज की शादी भी इत्तेफाक ही थी। सच कहूँ तो दो बड़े परिवारों के बीच अचानक बना एक खोखला संबंध भर। यह संबंध भी इसलिए बना था क्योंकि मेरे अब्बू अम्मी को मेरी शादी की जल्दी थी। उनकी चाहत पूरी हुई और सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया। इसके पीछे भी एक रहस्य था जिसके लिए जिम्मेदार मैं ही थी। बात उन दिनों की है जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। एक दिन जब मैं अपनी फाइल उठाकर यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली तो अब्बू बोले, सलमा, इनसे मिलो। यह है मेरे जिगरी दोस्त जुबेर। इनके साहबजादे अनवर मियाँ भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी करने आए हैं। उन्हें हॉस्टल में जगह नहीं मिल पा रही है, इसलिए कुछ दिन हमारे यहाँ ही रहेंगे। तुम शाम तक कोठी की ऊपरी मंजिल के दोनों कमरे साफ करवा देना। अनवर शाम को आ जाएगा। आदाब चचा जान, कहकर मैं अब्बू की तरफ मुखातिब होकर बोली, अब्बू, मैं शाम तक कमरे तैयार करवा दूंगी। अभी जा रही हूँ, देर हुई तो मेरी क्लास छूट जाएगी। खुदा हाफिज कहकर मैं सीढ़ियाँ उतरकर चली गई। चचा जान और अब्बू हाथ हिलाते रहे। वापस आते ही मैंने सबसे पहले कमरे साफ करवाए, फूलों वाली नई चादर बिछाई, गुलदानों से में नए फूल सजाए, टेबल पर अपने हाथ का कढ़ा हुआ मेजपोश बिछाया, उस पर पानी से भरा जग और नकाशीदार ग्लास रखा। नीचे आई तो लगा कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे कपड़े और मलिन सा चेहरा धूल से भरे हुए थे, पर मैं करती भी तो क्या। दस्तक तेज होती जा रही थी। मैंने फाटक खोल दिया। बाहर एक युवक खड़ा था। वह अपना परिचय देते हुए बोला, मैं अनवर। कसरती जिस्म, शाह घुंघराले बाल, उसे देख मैं तो पलक झपकाना ही भूल गई। लगा जैसे किसी ने सम्मोहन सा कर दिया हो। आइए, तशरीफ लाइए, कहकर मैंने चुन्नी सर पर डाल ली। फिर उसे कमरे में ले गई। कमरे की सजावट देखकर वह मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो आप कमरे की सफाई कर रही थी। बहुत ही सुंदर सजाया है। सुबह चचा जान से पहले मुलाकात हुई। पता चला आपको हॉस्टल में जगह नहीं मिली। मैंने कहा इसी बहाने हमें आपकी खिदमत का मौका मिल जाएगा। ना हक ही आपको परेशान किया, माफ़ कीजिएगा। जैसे ही वहाँ कमरा मिलेगा मैं चला जाऊँगा। अनवर ने कहा तो मैं बोली, यह क्या कह रहे हैं आप? यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। आपको एक तकलीफ़ और दूंगा, अगर एक कप चाय मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओह श्योर, कहकर मैं तेज़ी से जीना उतरने लगी। उस वक्त मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं था। मैंने उसे चाय लाकर दे दी।
उस दिन बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर भी न जाने क्यों मैं उसे लेकर खुश थी। अनवर को हमारे यहाँ रहते लंबा वक्त गुजर गया। मैं उसका और उसकी हर चीज़ का ध्यान रखती, उसकी गैर हाजिरी में उसका कमरा सजाती, अपने ड्रेसेस पर भी खूब ध्यान देती। उसके सामने बन सवर कर जाना मुझे अच्छा लगता था। वह भी ऐसी ही कोशिश करता था। मुझ में आए बदलाव पर अम्मी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह थी अब्बू का देर से घर आना। भाई भाभी अमेरिका में थे, जबकि मम्मी का ज़्यादातर वक्त किटी पार्टियों में गुजरता था। घूमने फिरने की शौकीन अम्मी को मुझ पर नज़र रखने का वक्त ही नहीं मिलता था। मैं और अनवर यूनिवर्सिटी में आते जाते अक्सर आमने सामने पड़ जाते थे। कभी टैगोर लाइब्रेरी में, कभी बोटेनिकल गार्डन में। वह जब भी मुझे देखता उसकी प्यासी नज़रें कुछ पैगाम सा देती नजर आती। एक दिन सुबह सुबह जब मैं उसके कमरे में चाय देने गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, सलमा, क्या हम दोस्ती के लायक भी नहीं हैं? यह मेरे लिए अप्रत्याशित जरूर था, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में दबी तमन्नाओं को जैसे पंख मिल गए और मैं आसमान में उड़ने लगी। कब से दबाकर रखी चाहत ने जोर मारा तो एक झटके में मन के सभी बंधन टूट गए। उस दिन आसमान पर काले काले बादल छाए थे। इतवार का दिन था। मैंने हल्का मेकअप करके फिरोजी रंग का गरारा कुर्ता और फिरोजी चूड़ियां पहनी। दरअसल उस दिन मेरी खास फ्रेंड नसीमा आने वाली थी। अम्मी तैयार होकर निकलते हुए बोली, सलमा, मैं आज पिक्चर जा रही हूँ, सभी किटी मेंबर हैं। बुआ से लंच बनवा दिया है, जल्दी ही आऊँगी। ऊपर भी लंच बुआ दे आएगी। वह 2 बजे दोबारा आएंगी। अम्मी के जाते ही मैं यह सोचकर खुशी से उछल पड़ी कि आज नसीमा से खूब दिल की बातें करूँगी। मैं चाय लेकर ऊपर गई तो अनवर कुछ रोमांटिक मूड में लगा। मैंने चाय रखी तो वह मेरी तरफ देखकर बोला, आज तो आप कयामत लग रही हैं। क्या करूं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं कुछ सोच पाती इससे पहले ही अनवर ने मुझे बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में मुझे जन्नत नजर आ रही थी, लेकिन तभी जैसे जलजला सा आ गया। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। सामने अम्मी रौद्र रूप में खड़ी थी। वह जोर से चीख कर बोली, भला हुआ जो मैं अपना पर्स भूल गई थी, वरना इस नौटंकी का पता ही नहीं चलता। इसे कहते हैं आस्तीन का सांप। जिसे फ्री में खिला पिला रहे हैं वही हमें डस रहा है। हमने तुम्हें पनाह दी थी और तुमने ही हमारा गिरेंबा चाक चाक कर दिया। जाओ, चले जाओ यहाँ से। यहाँ गुंडे मवालियों का कोई काम नहीं है। मैं और अनवर दोनों ही अपराधियों की तरह मुंह लटकाए खड़े थे। अम्मी बहुत गुस्से में थी। वह अनवर का सामान उठा उठा कर नीचे फेंकने लगी। जरा सी देर में सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अनवर गुनहगार बना खामोश खड़ा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अब जाना ही उसके लिए बेहतर था। उसने खामोशी से अपना सामान समेटा और टैक्सी स्टैंड की ओर निकल गया। वह तो चला गया, पर मेरी जिंदगी में तूफान बरपा गया। उसके जाने के बाद अम्मी ने मोहल्ले वालों से कह दिया कि किराया नहीं देता था, कब तक रखती। अम्मी ने मुझे खूब मारा, लेकिन उनकी मार मेरे प्यार की आग को बुझा नहीं सकी। एक दिन अनवर मेरे सोशल वर्क डिपार्टमेंट के आगे खड़ा था, रूखे बाल, उदास चेहरा। मैं दौड़कर उसके पास जा पहुंची और ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, यह क्या हाल बना रखा है अनवर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। अनवर मेरी तरफ देखकर बोला, यूनिवर्सिटी के पास ही एक कमरा लिया है, अम्मी भी आई हुई हैं, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रखा है। अम्मी मेरी दुल्हन को देखना चाहती हैं। 2 मिनट के लिए चल सकोगी? अम्मी हमारी शादी का कोई रास्ता निकालना चाहती हैं। अनवर की आवाज़ में जो दर्द था उसे देख मैं रो पड़ी और उसके पीछे पीछे चल दी। जिस कमरे में अनवर मुझे ले गया उसमें हल्का अंधेरा था। मैंने देखा एक कोने में एक लड़का फ्लैट हैट पहने म्यूजिक सुन रहा था। मैं अनवर की अम्मी के सीने से लगकर उनके मुंह से अपने लिए दुल्हन शब्द सुनने को बेताब थी। अम्मी को जल्दी बुलाइए ना, कहकर मैं अनवर को हैरानी से देखने लगी। दिल में तूफान सा छाया हुआ था, जो अनवर की अम्मी के दीदार से ही शांत हो सकता था। बाहर अंधेरा शाह होता जा रहा था। अम्मी गुसल खाने में है। अनवर ने मुझे कुर्सी पर बैठाकर गिलास थमाते हुए कहा, तब तक तुम कोक पियो। अनवर की आंखों का बदलता रंग देखकर मैंने जल्दी से कोक पी लिया।
लेकिन यह क्या, मुझे सब कुछ धुआं-धुआं सा लगने लगा। मैं होश खोती जा रही थी। तभी अनवर ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस वक़्त उसकी आँखें बारूद उगल रही थी। यह इंतकाम की आग थी। वह गुस्से में बोला, मैं मवाली हूँ, गुंडा हूँ, बदचलन हूँ। यही कहा था ना तेरी माँ ने। धीरे धीरे मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। विरोध की कतई क्षमता नहीं थी। अनवर की दुल्हन बनने का मेरा ख्वाब टूट चुका था। जब मुझे थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ तो मुझे अनवर और उसके साथी की हंसी सुनाई दी। अनवर का दोस्त थोड़ी दूर गलियारे में उससे कह रहा था, अनवर, आज जैसा मजा पहले कभी नहीं आया। अनवर और उसके दोस्त की जहरीली हंसी मेरे दिल में नस्तर की तरह चुभ रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए उठी। पूरा बदन दर्द से बेहाल था। मेरे कपड़े, मेरा लहूलुहान जिस्म मेरी तबाही की कहानी कह रहे थे। मैं चुपचाप बाहर आ गई। बाहर से स्कूटर लेकर मैं घर लौट आई। तब तक पूरा शहर अंधेरे के आगोश में डूब चुका था। गनीमत थी कि अब्बू टूर पर थे। इस काली रात की कहानी जानने वाला मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने जब अम्मी को बताया तो वह चीख पड़ी। मुझे बुरी तरह डांटा पीटा। मैं सारी रात सिसकती रही। उसके बाद हर रात मेरी सिसकियां अंधेरों में घुटती रही। मम्मी भी किटी पार्टियां अटेंड करना, सैर सपाटा, शॉपिंग सब भूल गई थी। मेरी जैसी माँओं के लिए जिनके पास अपने बच्चों की देखभाल का वक्त न हो, इससे बड़ी सज़ा और हो भी क्या सकती थी। अम्मी ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि इस राज को मैं पर्दे में ही रखूं। फिर जल्दबाजी में मेरी शादी मेराज से कर दी गई थी। मेरी पसंद नापसंद या मर्जी के बारे में पूछना भी मुनासिब नहीं समझा गया था। मैं होमली लड़की थी। शादी की बात आई तो नए अरमान फिर से जहन में करवट लेने लगे। शोहर के कदमों के नीचे औरत का स्वर्ग होता है, मैं उसी स्वर्ग की कल्पना करने लगी। मेरा निकाह हो गया। मैं सुहाग सेज पर बैठी अपने शोहर के आने का बेताबी से इंतजार कर रही थी। मेरी आंखों में भावी जीवन के गुलाबी सपने तैर रहे थे। तभी किसी के कदमों की आहट पास आती सुनाई दी तो मैं खुद में सिमट गई। मैंने घूंघट की ओट से देखा तो मेराज की सुनहरी शेरवानी से सजा फूलों सा महकता व्यक्तित्व नजर आया। उन्होंने धीरे से करीब आकर मेरा घूंघट पलटा तो ऐसे चौंके जैसे किसी नागिन को देख लिया हो। मुझ पर टेढ़ी नजर डालकर मेराज बाहर चले गए। बस उस दिन के बाद हम दोनों के बीच एक अदृश्य सी दीवार बन गई। हमने सालों साथ गुजारे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि दो बड़े परिवारों की इज्जत का मामला था। हम साथ रहकर भी नदी के दो किनारे बने रहे। मैं देवर और नंदों को पालने बड़ा करने में लगी रही और मेराज बिजनेस में। मैं चाहकर भी नहीं जान पाई कि मेराज को मुझसे क्या शिकायत थी। वह मुझसे क्यों दूर रहना चाहते थे। अब तक यही स्थिति थी। रात गहरा रही थी। नैनी झील के किनारे लगी लाइटों की रोशनी पानी की लहरों पर लहराती हुई बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन अब उसे देखने का मन नहीं था। मैं मेराज के सीने से लिपटी उनमें अपने हिस्से का प्यार खोज रही थी। मन चाह रहा था सालों की चाह आज ही पूरी कर लूं। तभी मेराज गंभीर स्वर में बोले, क्या तुम किसी अनवर को जानती हो? अनवर का नाम सुनकर मैं एक ही झटके में ख्यालों से बाहर आ गई। मैंने डर कर कांपती आवाज में पूछा, क्यों, आप कैसे जानते हैं? क्योंकि वह मेरा जिगरी दोस्त था। जिस रोज तुम उसके पास आई थी मैं ही कैप लगाए म्यूजिक सुन रहा था। अंधेरे की वजह से तुम मुझे पहचान नहीं सकी थी। आगे क्या हुआ तुम जानती ही हो। जब हमारा निकाह हुआ मुझे भी मालूम नहीं था कि जिसे मेरा जीवन साथी बनाया जा रहा है वह तुम हो। यही वजह थी कि सुहागरात में घूंघट उठाते वक्त मैं चौंक गया था। गलती अनवर की थी और मैं उसमें भागीदार था। इसके बावजूद मेरे मन में तुम्हें लेकर दुर्भावना बनी रही कि तुम्हें मेरी बीवी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है। गलत मैं था, तुम नहीं। लंबी खामोशी जब टूटती है तो उसकी गूंज भी दूर तक सुनाई देती है। डाल से बिछड़े पत्ते की तरह मैं बदहवास थी। तभी इनका कोमल स्वर सुनाई दिया, तुमने वहां आकर जो भूल की थी उसमें मैं भी तो बराबर का गुनहगार हूँ। इनके सीने से लगी मैं काँप रही थी। हम दोनों ही शर्मसार थे और एक दूसरे की चाहत में बेताब भी। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।